हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। और ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है। अप्रैल 2022 के संस्करण है। हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पत्रिका की जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है कि PSLV C-52 की उड़ान द्वारा 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण। ठीक है, PSLV C-52 के द्वारा जो उड़ान हुई उसमें 3 उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ। PSLV का फुल फॉर्म हो गया आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, देखिए 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो PSLV C-52 है उसके द्वारा 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उनके लिए निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। और जो निर्धारित कक्षा था वो तीनों को एक ही कक्षा में स्थापित किया गया है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और ये 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर है धरती से। ठीक है, और वहाँ पहुँचने में 33 मिनट का समय लगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रक्षेपण का जो स्थान था वो था आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। देखिए यहाँ 3 उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ। पहला था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। ये चौथा था। ठीक है, देखिए इसका वजन जो है वो 1710 किलोग्राम का था। यहाँ देखा जाए तो ये EOS 04 जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 04 यानी फोर्थ, इसका जो प्रक्षेपण हुआ इससे पहले आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 का भी प्रक्षेपण हुआ था। ठीक है, ये हुआ 14 फरवरी को और वो हुआ था 12 अगस्त 2021 को। उसका प्रक्षेपण जो हुआ था EOS 3 का वो था GSLV F10 के द्वारा। ठीक है, और ये हुआ है EOS 04 का आपको PSLV C-52 के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका जो वजन है वो है 1710 किलोग्राम। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो है यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे हर तरह के मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र लेने के लिए तैयार किया गया है। इन चित्रों का इस्तेमाल जो है वो कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण और जल विज्ञान आदि क्षेत्र में होगा। और इसका जो जीवन काल आकलित किया गया है वो है 10 वर्ष। ठीक है, चलिए अब दूसरा उपग्रह के बारे में देखें। दूसरा है आपको INS-2TD। ये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है जिसको इंग्लिश में कहें तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। ठीक है, इसका वजन था 17.5 किलोग्राम। और इसका जो एक उद्देश्य है वो है कि इसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा है जो कि वनस्पति मानचित्रण के अलावा जमीन और पानी की सतह के तापमान का आकलन में ये मदद करेगा। ठीक है, और इसका जीवन काल जो होगा वो 6 माह आकलित किया गया है। ठीक है, और तीसरा जो सैटेलाइट है वो है इंस्पायर सैट 1। देखा जाए इंस्पायर सैट 1 के बारे में तो ये तिरुवनंतपुरम स्थित जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसे हम लोग IIST कहते हैं उसके द्वारा और कोलोराडो यूनिवर्सिटी बोल्डर के सहयोग से निर्मित किया गया एक छात्र उपग्रह है जिसे स्टूडेंट सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, देखा जाए तो इसका जो वजन है वो है 8.1 किलोग्राम। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि आयनमंडल की गतिकी और सूर्य की कोरोना प्रक्रिया की समझ में सुधार करना। ठीक है, और इसका जो जीवन काल है वो है 1 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संचार उपग्रह इनसैट 4B सेवा मुक्त। तो देखिए ये 13 से 17 जनवरी 2022 के दौरान पोस्ट मिशन डिस्पोजल के तहत इसकी दूसरी ग्रेवियर्ड ऑर्बिट अर्थात जिसे कहते हैं जैक ऑर्बिट उसमें इसको स्थानांतरण किया गया। और उसके पश्चात 24 जनवरी 2022 को इसे इसरो से सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, इनसेट 4B इसरो ने 21वां ऐसा जियो सैटेलाइट है जिसका पोस्ट डिस्पोजल किया गया है। ठीक है, ये 21वां सैटेलाइट है जिसका पोस्ट डिस्पोजल किया गया है। और 11 मार्च 2007 को एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था इसका। और इसका वजन था 3025 किलोग्राम। इसका जीवन काल जो था वो 12 वर्ष का अनुमानित था, लेकिन 14 वर्ष तक अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक कार्य कर चुका था। ठीक है, इनसेट 4B के जो देखा जाए तो KU बैंड, ठीक है, KU बैंड जो है KU बैंड और C बैंड के पेलोड अब अन्य भूस्थैतिक उपग्रह पर इसरो ने स्थानांतरित कर दिए हैं।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आईपीएल 2022 के खिलाड़ियों की नीलामी संपन्न। तो देखिए 12 से 13 फरवरी 2022 को आईपीएल के 10 टीमों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी बेंगलुरु में संपन्न हुई और यहाँ जो 10 टीमें हैं, पहले 8 टीमें थी, इस बार 2 टीम को ऐड किया गया है, एक लखनऊ की टीम और एक गुजरात की टीम। लखनऊ की टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात की टीम का नाम है गुजरात टाइटंस। ठीक है, अब देखिए ये जो आईपीएल का संस्करण है ये 15वां संस्करण है जो कि 26 मार्च से 29 मई 2022 के दौरान भारत में होना है। ठीक है, और देश विदेश के कुल 1214 खिलाड़ियों ने नाम रजिस्टर कराए थे, जिसमें से कि 590 खिलाड़ी की नीलामी के लिए चुना गया। ठीक है, 370 उसमें भारतीय थे और 220 विदेशी खिलाड़ी थे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि 33 विभिन्न खिलाड़ियों को, मतलब 33 विभिन्न खिलाड़ियों को पहले ही इन टीमों ने अपने लिए रिटेन किया हुआ था। ठीक है, देखिए हुआ यूँ कि कुल 240 क्रिकेटरों को 10 टीमों के प्रबंधक तंत्रों में अलग अलग मूल्य लगाकर अपनी टीम में शामिल किए हैं, जिसमें से 386 क्रिकेटर को किसी ने भी अपनी टीम में नहीं लिया। ठीक है, ये कुल जो 590 खिलाड़ी थे उसमें से 386 क्रिकेटर को किसी ने भी अपनी टीम में नहीं लिया। ठीक है, देखिए उसमें से अगर कुछ नाम जाना जाए तो जैसे कि सुरेश रैना, चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा, स्टीव स्मिथ, पीयूष चावला, इन खिलाड़ियों को किसी टीम ने अपनी टीम में नहीं लिया। ठीक है, देखिए इसमें आगे देखते हैं किस पे कितनी बोली लगी। और सर्वाधिक बोली जिन क्रिकेटरों पर लगी है उसमें ईशान किशन, मुंबई इंडियंस ने उसे अपने पास रखा और 15.25 करोड़ रुपए की बोली उस पर लगाई। फिर दूसरे स्थान पे है दीपक चाहर, चेन्नई सुपर किंग ने इसे अपनी टीम में लिया 14 करोड़ में। और तीसरे स्थान पे है श्रेयस अय्यर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे 12.25 करोड़ में खरीदा है। फिर देखिए विदेशी खिलाड़ियों में जो सर्वाधिक बोली लगी है तो वो है लिविंगस्टोन जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये पंजाब किंग ने इसे खरीदा है 11.50 करोड़ में। विदेशी खिलाड़ी में सबसे अधिक बोली लिविंगस्टोन पे लगी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध की गृह मंत्रालय की संस्तुति। तो देखिए 14 फरवरी 2022 को राज्यसभा में एक वक्तव्य में बताया गया कि 54 ऐप्स कथित तौर पर विभिन्न महत्वपूर्ण अनुमति प्राप्त करके संवेदनशील डाटा एकत्र करते हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। मतलब देखा जाए तो जब हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कहता है अलाउ करने को, हम लोग बहुत सी चीज़ों को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, उसे ठीक से पढ़ते भी नहीं और वही अलाउ करने की वजह से जो संवेदनशील डाटा है वो इन कंपनियों के द्वारा, इन ऐप्स के द्वारा उसका संग्रहण किया जा रहा है, एकत्र किया जा रहा है और वो चाइना भेजा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो चीन में स्थित जो सर्वर है वहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, देखिए इस बार कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स हैं जिसे बैन किया जा रहा है। उसमें है ब्यूटी कैमरा, डुअल स्पेस लाइट, वीवा वीडियो, गेरेना फ्री फायर, एसेस ऑफ टाइम लाइट और ऐप लॉक आदि। ठीक है, इन पर प्रतिबंध के औपचारिक अधिसूचना मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी। देखा जाए तो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध ये 5वीं अधिसूचना होगी। इससे पहले भी बहुत बार लगाई गई है और ये 5वीं है। 267 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध जो है वो भारत सरकार ने 2020 में आरोपित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का लोकार्पण। तो देखा जाए तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण किया। ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद में स्थापित की गई है ये मूर्ति और ये 5 धातुओं के मिश्रण से बनी है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम, इनसे मिश्रण से ये 216 फुट ऊंची ये प्रतिमा बनी है और ये प्रतिमा में जो संत रामानुजाचार्य हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और देखा जाए तो जब बैठे हुए मुद्रा में जो मूर्ति का अगर देखा जाए आकार तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, बैठी हुई अवस्था में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा में ये दूसरे स्थान पे आती है। अब देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 45 एकड़ में फैला है जिसकी कुल लागत 1000 करोड़ बताई गई है और ये पूरी परियोजना दान के पैसों से पूरी की गई है। ठीक है,
पूरे जो है वो दान के पैसा से पूरा किया गया है। इसके लिए अगर कहा जाए तो हैदराबाद के जो माई होम ग्रुप है, ठीक है, हैदराबाद के माई होम ग्रुप के जो जे रामेश्वर राव हैं उनके द्वारा ये दान में दी गई थी। ठीक है, जे रामेश्वर राव के द्वारा। देखिए, अब देखा जाए रामानुजाचार्य के बारे में तो 1017 ईस्वी में पेरुबंदूर तमिलनाडु में जन्मे संत रामानुजाचार्य ने देश भर में घूम घूम कर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने तथा समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया तथा भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था इन्होंने। अगर लोक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो लोक कथाओं की अगर माने तो इनका निधन जो है वो 120 वर्ष की आयु में हुआ था, मतलब 1137 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा नौसैनिक बेड़े की समीक्षा। तो देखिए, ये जो नौसैनिक बेड़े की समीक्षा हुई है रामनाथ कोविंद के द्वारा, अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के एक कार्यकाल में ये एक बार ही होती है। ठीक है, देखिए 21 फरवरी 2022 को भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा की, मतलब कि फ्लीट रिव्यू किया, और ये विशाखापट्टनम के तट पर की गई। देखिए, भारतीय नौसेना का 12वां फ्लीट रिव्यू था ये। ठीक है, 12वां फ्लीट रिव्यू था। अब देखा जाए तो जो थीम है वो है भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष, यानी कि इंडियन नेवी 75 ईयर्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। देखिए, आईएनएस सुचित्रा पर सवार थे राष्ट्रपति और 44 जहाज़ों के निकट से गुजरते हुए इसका अवलोकन किया गया। देखिए, जब इसका स्वागत कैसे किया गया राष्ट्रपति जी का, कि जब राष्ट्रपति जी आईएनएस सुचित्रा पे आए तो 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनका स्वागत किया गया, जिसके बाद नौसेना के स्वदेश निर्मित जो अपतटीय पोत है, मतलब कि ऑफशोर जो वेजल हैं, और आईएनएस सुचित्रा जिस पर राष्ट्रपति यॉट नाम दिया गया था, पर उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना के एडमिरल जो है हरि कुमार ने किया था। ठीक है, अब देखा जाए तो राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना के निरंतर सतर्कता, घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और अथक प्रयास समुद्र और समुद्री जनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यधिक सफल रहे हैं। ठीक है, और देखा जाए तो राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के तेजी से आत्मनिर्भर होने और मेक इन इंडिया पहल में सबसे आगे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नेक्स्ट है युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हेतु ऑपरेशन गंगा। ठीक है, किसी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि यूक्रेन से जो भारतीयों को निकाला गया था, तो भारतीयों जो वहाँ पे छात्र हैं, मैक्सिमम आपको वहाँ पे मेडिकल के छात्र थे, ठीक है, जो वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया था, तो वो किस ऑपरेशन के तहत किया गया, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, देखिए, युद्धग्रस्त जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से एक ऑपरेशन संचालित किया गया। ये 1 मार्च 2022 तक लगभग 2000 लोगों को स्वदेश लाया जा चुका था। ठीक है, ये 1 मार्च 2022 तक का बताया जा रहा है कि 2000 लोगों को स्वदेश लाया जा चुका था। अभी तक युद्ध वहाँ चल ही रहा है, लगभग 30 दिन हो चुके हैं। ठीक है, और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। फिर देखा जाए तो अधिकांश जो है वहाँ के मेडिकल एजुकेशन के छात्र थे। ठीक है, और भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग से पहले जो वहाँ सीमावर्ती देश हैं, जैसे वहाँ जो सटे हुए यूक्रेन से जो सटे हुए देश हैं, जैसे कि आपको पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया, यहाँ पर सबको भेज दिया गया और वहाँ से चार्टर्ड विमान के द्वारा उन्हें स्वदेश लाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस मामले में ध्यान देते हुए अपने 4 मंत्रियों को इन देशों में समन्वय के लिए भेजा था। ठीक है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया जो हैं, यहाँ पर 4 मंत्रियों को भी अलग अलग कंट्रीज में सभी जगह पे भेजा गया था भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है चारा घोटाले के अन्य मामले में राजद सुप्रीमो जो हैं लालू प्रसाद यादव, उनको 5 वर्ष की कारावास की सजा हुई। तो देखिए, 21 फरवरी 2022 को सीबीआई की जो रांची स्थित विशेष अदालत है, उसने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 वर्ष तक की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अगर कहा गया है कि उन्हें 60 लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है। विशेष अदालत ने इसको आरोपित किया है 60 लाख का अर्थदंड। अगर वो भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें जो कारावास है उसमें 1 वर्ष की सजा और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है,
एक अन्य मामला है जो कि बिहार के भागलपुर में भी बचा हुआ है। ठीक है, बिहार के भागलपुर में एक अन्य मामला में अभी जो है अभी गवाही दर्ज की जा रही है। ठीक है, ये मामला जो है अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले जो डोरांड कोषागार में 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का है। ये उस समय का मामला है जब बिहार और झारखंड एक था। ठीक है, उस समय का मामला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला टॉपिक है अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत 25,000 टन गेहूं की पहली खेप की आपूर्ति भारत ने की। देखिए, इसको 25,000 टन या फिर 2500 मीट्रिक टन कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए 26 फरवरी 2022 को खाद्य संकट से जूझ रहे जो अफगानिस्तान के लिए मानवीय आधार पर 25,000 टन गेहूं की एक खेप भारत ने पहुंचाई है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य कार्यक्रम की जो अपील थी, जिस पर कि 50,000 टन गेहूं को निःशुल्क आपूर्ति के लिए सहमति भारत ने की थी, जिसकी पहली खेप पहुंचा दी गई है। कुल 50,000 टन गेहूं जो है देनी है, निःशुल्क देना है भारत को, उसकी भारत ने सहमति दी थी, जिसमें से पहली खेप 25,000 टन पहुंचा दी गई है। 22 फरवरी 2022 को पहली खेप जो है वो अमृतसर से रवाना की गई थी। ठीक है, 50 ट्रकों पर लदी ये खेप जो थी वो पाकिस्तान के रास्ते भेजी गई थी, जो कि अटारी सीमा से अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान के जो जलालाबाद तक, अटारी सीमा से अफगानिस्तान के जलालाबाद तक इसका परिवहन जो है वो अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान के रास्ते भेजी गई है। अब देखा जाए तो मानवीय सहायता के तहत भारत सरकार ने पहले ही कोरोना के वैक्सीन कोवैक्सीन 5 लाख खुराक भेजी गई है कोवैक्सीन की, और 13 टन अन्य जीवन रक्षक दवाइयाँ और सर्दियों के लिए 500 गर्म कपड़ों की आपूर्ति की जा चुकी है। अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये ज़रूरत पड़ी क्यों, तो ये अफगानिस्तान की सत्ता पर जो तालिबान के कब्जे हुए उसके बाद से वहाँ के हालात जो हैं वो बहुत चिंताजनक हो गए। गंभीर खाद्य संकट से लोग वहाँ जूझ रहे थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल के मुख्य न्यायाधीश राणा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पदमुक्त। देखा जाए तो 13 फरवरी 2022 को नेपाल में सत्ताधारी गठबंधन के 100 से अधिक सांसदों ने देश के सर्वोच्च न्यायाधीश जस्टिस शमशेर जेबी राणा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया। महाभियोग प्रस्ताव दर्ज होने के साथ ही नेपाल में मुख्य न्यायाधीश के स्वतः ही निलंबन का प्रावधान है। ठीक है, जैसे ही महाभियोग प्रस्ताव दर्ज होता है, नेपाल के जो मुख्य न्यायाधीश है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए वो हुए हैं दीपक कुमार कार्की, और महाभियोग के प्रस्ताव में 21 आरोप जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए हैं, जिसमें से भ्रष्ट आचरण से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचना, राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचने और न्यायिक माहौल बनाए रखने में विफलता इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इन आरोपों में ये सारे शामिल किए गए हैं, और महाभियोग प्रस्ताव सदस्यों की कुल संख्या से कम 2/3 बहुमत में पारित होने पर ये मुख्य न्यायाधीश के पद से मुक्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित। तो देखिए 13 फरवरी को 5 वर्षों से लगातार ये दूसरा कार्यकाल के लिए फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जो हैं वो राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित हुए। ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा 5 वर्षों का। अब देखा जाए तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जो हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, इन्हें 77% मत मिले। अब देखा जाए तो मार्च 2027 तक इनका ये पद बना रहेगा। ठीक है, 5 सालों के लिए। और जर्मनी की सभी कार्यकारी शक्तियां अगर देखा जाए तो वो चांसलर के पास होती है। राष्ट्रपति जो है वहाँ पर शासन का औपचारिक प्रमुख ही होता है। ठीक है, बाकी सभी शक्तियां चांसलर के पास होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है चीन द्वारा एक ही रॉकेट से 22 उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो देखिए 27 फरवरी 2022 को चीन ने अपनी लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट के एक ही उड़ान द्वारा 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से भेजा गया था, कुल 22 उपग्रह को एक ही बार में भेजा गया। ठीक है, इन उपग्रहों का जो इस्तेमाल होगा वो वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग सेवा, समुद्री पर्यावरण निगरानी
और आपदा प्रबंधन आदि में किया जाएगा। ये प्रक्षेपण जो है वो चीन के दक्षिणी हैनान प्रांत में वेनचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु समूह का अस्थायी सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, देखिए ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी होगी वो भारत करने वाली है, जिसके लिए एक अस्थायी सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो G20 का अपना कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। ठीक है, देखिए 30-31 अक्टूबर 2022 को G20 का वर्ष 2022 का शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया में बाली में होना है। ठीक है, ये 30-31 अक्टूबर 2022 को, और 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा। और अध्यक्षता के कार्यकाल के दौरान 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत को करनी है, इसीलिए वहाँ पे दिल्ली में एक अस्थायी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। अब देखा जाए तो 15 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिखर सम्मेलन के आयोजन से संबंधित मामलों की देखभाल और भारत की अध्यक्षता के दौरान समूह की गतिविधियों की संचालन के लिए नई दिल्ली में एक अस्थायी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति सचिवालय का मार्गदर्शन करेगा, और इस समिति में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री के अतिरिक्त G20 शेरपा शामिल होंगे। G20 शेरपा कौन है? तो ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो हैं वो G20 के भारत के लिए शेरपा हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे है कि जो G20 समूह है वो विश्व की 2/3 जनसंख्या यहीं ही निवास करती है, G20 समूह के देशों में, और वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसके 85% भाग का उत्पादन इन देशों के द्वारा ही किया जाता है। वैश्विक व्यापार का 75% इन देशों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, और G20 का जो 2024 में मेजबानी होगी वो ब्राजील को प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र सूचकांक 2021। तो देखिए 9 फरवरी 2022 को ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ष 2021 का लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, और सूचकांक में जो कुल आकलित देश या क्षेत्र हैं वो है 167 कहा गया है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो जो छोटे मोटे सूक्ष्म देश हैं उसे ही इस अध्ययन के क्षेत्र से बाहर है, जिससे ये माना गया है कि विश्व की लगभग समस्त जनसंख्या इस अध्ययन के दायरे में है। अब देखा जाए तो जो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के जो ये सूचकांक है वो 5 श्रेणियों पर आधारित है। पहला आपको चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। फिर नेक्स्ट है सरकार का कामकाज यानी कि फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। फिर है राजनीतिक भागीदारी यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। फिर चौथा है आपको राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर, और पांचवा है नागरिक स्वतंत्रता मतलब सिविल लिबर्टीज। अब इसमें आगे देखें। अब देखा जाए तो जो मान दिया गया है वो है 0 से 10। इस 0 से 10 के आधार पर देश को 4 प्रकार के शासन में बांटा गया है। पहला है पूर्ण लोकतंत्र मतलब फुल डेमोक्रेसी। फुल डेमोक्रेसी उन देशों को माना गया है जिसका मान 8 से अधिक है। ठीक है, 0 से 10 के बीच में जिसका मान 8 से अधिक है वो फुल डेमोक्रेसी यानी पूर्ण लोकतंत्र है, और उनकी संख्या जो है वो कुल है 21। फुल लोकतंत्र मतलब पूर्ण लोकतंत्र का जो देशों की संख्या है वो है 21। फिर नेक्स्ट है दोषपूर्ण लोकतंत्र यानी फ्लॉड डेमोक्रेसी। यह 8 से कम लेकिन 6 या 6 से अधिक मान रखा गया हो, मतलब 6 हो या 6 से अधिक हो और 8 के बीच में हो, वो दोषपूर्ण लोकतंत्र में आते हैं, और वहाँ कुल 53 देश हैं। फिर है आपको संकर शासन यानी हाइब्रिड रेजिमेंट। यहाँ 6 से कम लेकिन 4 या 4 से अधिक हो, यानी 4 और 6 के बीच में जो होंगे वो संकर शासन में होंगे यानी हाइब्रिड रेजिमेंट में। यहाँ कुल 34 देश हैं। फिर सत्तावादी शासन यानी ऑथोरिटेरियन रेजिम। यहाँ 4 से कम सूचकांक माने वाले देश हैं,
और देश की कुल संख्या है 59। सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 46वां, जिसका मान है 6.91, और 2020 में स्थान था 53। ठीक है, भारत का स्थान 2020 में 53 था और अभी जो भारत का स्थान है वो 46वें स्थान पे है, जहां मान दिया गया है 6.91। अगर हम लोग देखें 6.91 के अनुसार, यानी कि भारत जो है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र में आता है, फ्लॉड डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब हम लोग लोकतंत्र के जो सूचकांक के आधार पर जो राष्ट्र का रैंकिंग है उसको देखें तो पहले स्थान पे आता है नॉर्वे। लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पे है नॉर्वे, जिसका अंक है 9.75। दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पे फिनलैंड, चौथे स्थान पे स्वीडन और पांचवें स्थान पे आइसलैंड है। ठीक है, और ये थे टॉप 5 मैंने बताया, पीडीएफ में आपको टॉप 10 दे दिया जाएगा। अब देखते हैं सबसे नीचे से जो राष्ट्र हैं, तो कुल 167 देशों की ये गणना थी, जिसमें 167वें स्थान पे है आपको अफगानिस्तान। इसका मान 0.32 है, 0 से 10 के बीच में 0.32 अफगानिस्तान का मान है और 167वें स्थान पे है। 166 पे है म्यांमार, 165 पे है उत्तर कोरिया, 164 पे है कांगो, 162 पे है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, और 162 पे ही सेम अंक के साथ सीरिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग। तो भारत जो है वो 46वें स्थान पे है। ठीक है, मतलब भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग में देखा जाए तो भारत सबसे अच्छे स्थान पे है, 46वें स्थान पे। फिर श्रीलंका आती है 67th पोजीशन पे, बांग्लादेश 75 पे, भूटान 81, नेपाल 101, पाकिस्तान 104 और चीन जो है वो 148 और म्यांमार 166 और अफगानिस्तान 167। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था, इस वजह से वहाँ का लोकतंत्र सही नहीं है, और अफगानिस्तान में भी तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ की भी रैंकिंग काफ़ी नीचे है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने 30 माह बाद ही चुनाव के संकेत दिए हैं। देखा जाए तो फरवरी 2022 में पश्चिमी अफ्रीकी देश जो बुर्किना फासो है, वहाँ पे नई सैन्य सरकार ने देश में 30 माह के बाद ही निर्वाचित सरकार की वापसी का संकेत दिया है। 24 जनवरी 2022 को बुर्किना फासो में 41 वर्षीय सैन्य कमांडर जो हैं पॉल हेनरी सेंडाओगा दामिबा, उसके नेतृत्व वाले जो पैट्रियटिक मूवमेंट फॉर सेफ गार्ड एंड रेस्टोरेशन ने राष्ट्रपति रॉस मार्क क्रिश्चियन काबोरे की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति पहले कौन थे? रोस मार्क क्रिश्चियन काबोरे, उनका तख्ता पलट कर दिया गया। अब देखा जाए तो सत्ता पर जो नियंत्रण के लिए निर्वाचित सरकार और संसद और संविधान को भंग करने का सैन्य सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन 31 जनवरी को संविधान को बरकरार रखते हुए सैन्य कमांडर जो पॉल हेनरी सेंडाओगो दामिबा हैं, उन्होंने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, अब देखा जाए तो बुर्किना फासो को अफ्रीकी संघ के साथ साथ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेटस जो है वहाँ से अब निलंबित कर दिया गया है बुर्किना फासो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत संयुक्त अरब अमीरात शिखर वार्ता। तो देखिए ये 18 फरवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, एक वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के जो सशस्त्र सेनाओं के उप सर्वोच्च हैं कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके बीच ये द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है। इस वर्ष जो हुआ क्या कि भारत जो है वो अपनी स्वतंत्रता के 75वीं वर्ष के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और वहीं संयुक्त अरब अमीरात जो है वो अपनी स्थापना का 50वां वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, और इस वार्ता में देखा जाए हम लोग को तो द्विपक्षीय मुद्दों के अतिरिक्त जो है कि पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है, फिर आपको व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता मतलब कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए और इसके दस्तावेज का भी आदान प्रदान किया गया। इसमें आगे देखें, और दोनों देशों के बीच एक संयुक्त दृष्टिकोण पत्र भारत और यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे, नया मील का पत्थर भी इस अवसर पर जारी किया गया। इसका साझा उद्देश्य
नए कारोबार, निवेश एवं विविध क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देना है। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु कार्य, उभरती प्रौद्योगिकियां, कौशल एवं शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा रक्षा एवं सुरक्षा आदि इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कृषि को आधुनिक रूप देने के लिए 100 किसान ड्रोन्स का उद्घाटन। तो देखिए 18 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम रूप प्रदान करने की दिशा में एक नई पहल के तहत 100 किसान ड्रोन्स का उद्घाटन किया गया। ठीक है, देखा जाए तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसान ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए कही थी। और अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि फसलों के मूल्यांकन, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन्स का बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये बजट भाषण में कहा था। और इसका उद्देश्य भी देखा जाए तो वही है कि खेतों में आवश्यक दवाओं और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों का छिड़काव इन ड्रोन्स के जरिए किया जाएगा। कृषि के लिए लॉन्च किए गए इन ड्रोन्स का निर्माण जो है वो गरुड़ एयरस्पेस ने किया है और अगले 2 वर्षों में 1 लाख स्वदेशी ड्रोन्स का उत्पादन गरुड़ एयरस्पेस का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2021-22 में देश में खाद्यान्नों सहित अधिकांश उपज के रिकॉर्ड उत्पादन, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। तो देखा जाए तो 16 फरवरी 2022 को फसल वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख कृषि के उपज हैं, उपजों के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि यानी कि सेकंड एडवांस एस्टिमेट और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। दूसरे अग्रिम अनुमान में रबी और खरीफ दोनों ही उपजों के उत्पादन के आंकड़े शामिल हैं। ठीक है, और देखा जाए तो जो पहला अग्रिम अनुमान आया था जो मंत्रालय द्वारा वो 21 सितंबर 2021 को आया था और उस समय जारी किए गए थे जब केवल खरीफ उपजों के संबंध में ही आंकड़े उपलब्ध थे। ठीक है, और इस बार दोनों है, रबी और खरीफ दोनों उपज के उत्पादन का आंकड़े शामिल हैं। प्रमुख फसलों के उत्पादन अनुमान हम लोग देखें तो कुल खाद्यान्न मतलब टोटल जो देखा जाए तो वो है 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड, और चावल 127.93 मिलियन टन रिकॉर्ड, गेहूं है 111.32 मिलियन टन रिकॉर्ड, और पौष्टिक या मोटे अनाज है 49.86 मिलियन टन। फिर दलहन आपका देखा जाए तो वो है 26.96 मिलियन टन रिकॉर्ड। फिर अरहर है 4 मिलियन टन। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं हम लोग। आगे है मक्का 32.42 मिलियन टन रिकॉर्ड है, और चना 13.12 मिलियन टन रिकॉर्ड। तिलहन है 37.15 मिलियन टन, सोयाबीन है 13.12 मिलियन टन, रेपसीड और सरसों ये है 11.46 मिलियन टन रिकॉर्ड। फिर मूंगफली है 9.86 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। और कपास है आपको 34.06 मिलियन गांठें, और एक गांठ जो होता है वो होता है 170 किलोग्राम का कपास का। ठीक है, और जूट और मेस्ता का जो है वो है 9.5 मिलियन गांठ, जो कि प्रत्येक गांठ का वजन होता है 180 किलोग्राम। गन्ना 414.04 मिलियन टन, और ये भी रिकॉर्ड होगा, ये अनुमानित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत में दूरसंचार परिदृश्य दिसंबर 2021 की अंत की स्थिति। तो देखिए 17 फरवरी 2022 को दूरसंचार नियामक जो ट्राई के आंकड़ों के अनुसार ये दिसंबर 2021 के अंत तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। तो देखिए टेलीफोन परिदृश्य में एक दृष्टि में देखें हम लोग 31 दिसंबर के बारे में, तो 31 दिसंबर तक जो टेलीफोन की कनेक्शंस हैं कुल संख्या वो है 117.84 करोड़ कनेक्शन, जिसमें वायरलेस है आपको 115.46 और वायरलेस है 2.38 करोड़। ठीक है, जिसमें शहरी क्षेत्र में आपको 65.52 करोड़ है और ग्रामीण क्षेत्र में 52.32 करोड़। ठीक है, और टेलीडेंसिटी का मतलब हुआ कि प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन के कनेक्शन। तो भारत में जो टेलीडेंसिटी है वो है 85.91, मतलब प्रत्येक 100 व्यक्ति पर
85.91 टेली डेंसिटी है। अब देखा जाए तो शहरी क्षेत्र का टेली डेंसिटी है 137.26, यानी कि प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 137.26 कनेक्शन है शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में ये है 58.50। ठीक है। और कुल टेलीफोन उपभोक्ता में शहरी उपभोक्ता का जो प्रतिशत है वो है 55.60, यानी पूरे शहरी कनेक्शन देखें तो 55.60% शहर में है, और ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत है 44.40। और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता भी है जिसका करोड़ों में देखा जाए तो वो है 79.21 करोड़। ठीक है। अब देखा जाए हिस्सेदारी, किस कंपनी की मार्केट में कितनी हिस्सेदारी है, तो सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है वो रिलायंस जियो की है 36%, फिर भारती एयरटेल 30.81%, वोडाफोन आइडिया 23%, BSNL 9.90%, MTNL 0.28% और रिलायंस कम्युनिकेशन का है 0.0003%। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं हम लोग। अब ये टेली डेंसिटी जो है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ राज्य के स्तर पे कि मतलब किस राज्य में कितना टेली डेंसिटी है। तो सबसे अधिक टेली डेंसिटी है आपको दिल्ली में, प्रति 100 व्यक्ति पे 269.86 कनेक्शंस हैं। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश पे प्रति 100 व्यक्ति पे 140.90 कनेक्शन है। ठीक है। और उसी तरह से केरल तीसरे स्थान पर, पंजाब चौथे स्थान पर है, और जहाँ सबसे कम टेली डेंसिटी है वो है बिहार 53.71%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत सहित अधिकांश देशों में 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और उत्पादन वृद्धि में अमेरिका के बाद भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है। ये उत्पादन वृद्धि में भारत दूसरे स्थान पर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पादक में 10 राष्ट्र। ठीक है। तो पहले स्थान पर देखिए, तो वैश्विक उत्पादन अगर हम लोग देखें 2021 का, तो वो है 1950.5 मिलियन टन। ठीक है। ये हो गया क्रूड स्टील। ठीक है। कच्चा इस्पात 1950 यानी 1950.5 मिलियन टन, जो कि 2020 में था 1880.4 मिलियन टन। ठीक है। अब देखा जाए तो वृद्धि के बारे में हम लोग देखें तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो 18.3% हुआ है। कहाँ? अमेरिका में। और इसके बाद भारत है 17.8%। ठीक है। ये प्रतिशत में उत्पादन में वृद्धि दिखाया गया। ठीक है। भारत 118.1 मिलियन टन का उत्पादन कर सका है, और चाइना जो है वो 1032.8 मिलियन टन का। ठीक है। वृद्धि हुआ है। इसमें -3% की गिरावट देखी गई है चीन में। भारत में 17.8% की वृद्धि देखी गई है। उसी तरह अमेरिका में देखा जाए तो 2021 में 86 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, जो कि पिछले साल 72.7 था। इसलिए यहाँ 18.3% का वृद्धि हो गया। ठीक है। और ओवरऑल वैश्विक उत्पादन में वृद्धि देखें हम लोग तो ये है 3.7% का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात का भी स्वतंत्र व्यापार हेतु व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA, इसमें देखा जाए तो 18 फरवरी 2022 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात में स्वतंत्र व्यापार हेतु एक व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ, जिसे कहते हैं कंप्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इस पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। 2014 में एनडीए सरकार की सत्ता आने के बाद भारत का ये पहला बड़ा व्यापार समझौता है जो कि 90 दिन में प्रभावी हो जाएगा। यह इसके बारे में देखा जाए तो इस समझौते में दोनों देशों के बीच जो बाजार पहुंच में वृद्धि होगी, वही प्रशुल्कों के कम करने में मदद मिलेगी। फिर देखा जाए तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की संभावना व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार जो है अभी $60 अरब का है, जो कि अगले 5 वर्षों में $100 अरब तक पहुंचने की संभावना है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो यूएई में होने वाले जो भारत के 90% तक के निर्यात इस अवधि में इस समझौते के दायरे में आएंगे, जैसे कि आपको हस्तशिल्प, चमड़ा, औषधियाँ,
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रत्न एवं आभूषण और इंजीनियरिंग उत्पाद आदि, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकों से ली हुई ऋण राशि के घोटाले का अब तक का सबसे बड़ा मामला उजागर। तो देखा जाए तो एसबीआई के नेतृत्व वाले जो 28 बैंकों की कंसोर्टियम के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है और ये 2012 से 17 के दौरान हुआ है। इस मामले में जहाज निर्माण और मरम्मत करने वाली कंपनी है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके तत्कालीन जो चेयरमैन है और प्रबंधक निदेशक ऋषि कुमार अग्रवाल और कुछ अन्य तकनीकी निदेशक व अधिकारियों के आरोपी सीबीआई ने बनाया है। देखा जाए तो हुआ यूं कि ये 2019 में नवंबर 2019 में एसबीआई ने कंप्लेन दर्ज की और सीबीआई के द्वारा जो वांछित कुछ स्पष्टीकरण के पश्चात बाद में नए सिरे से शिकायत अगस्त 2020 में दर्ज कराई गई और 1.5 वर्ष से अधिक समय तक जांच पड़ताल के बाद ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर फरवरी 2022 में दर्ज की। सीबीआई की जांच में पाया गया कि कंपनी ने लोन की राशि का उपयोग मूल उद्देश्य के अलावा दूसरे उद्देश्य के लिए भी किया है। ठीक है, और कंपनी का जो लोन अकाउंट था वो जून 2016 में एनपीए घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखा जाए तो जो विजय माल्या था वो 9,000 करोड़ का घोटाला किया, नीरव मोदी 14,000 करोड़ का। इन दोनों की राशि को अगर हम लोग जोड़ दें तब जाकर पूरता है 22,000 का। ठीक है, और ये अकेला मामला हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, अब देखिए किन किन बैंकों का कितना रुपए का गबन हुआ। तो इसमें आपको एसबीआई का 7,089 करोड़, आईसीआईसीआई का 3,634 करोड़, आईडीबीआई बैंक का 1,614 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ और पीएनबी का 1,244 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,228 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2021-22 की छठी अंतिम मौद्रिक नीति में भी रेपो दर और बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। तो देखिए फरवरी का ये मामला फरवरी 2022 की स्थिति दिखा रही है, जिसमें रेपो रेट है अभी 4%, रिवर्स रेपो है 3.35%, बैंक रेट है 4.25%, एमएसएफ है 4.25 और नकद आरक्षण अनुपात 4% है। संवैधिक तरलता अनुपात ये अभी भी 18% है। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा का मुंबई में शुभारंभ। तो देखा जाए तो 17 फरवरी 2022 को देश में पहली बार वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में प्रारंभ हुई। ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगी समुद्री मार्ग से, और देखा जाए तो मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में जो सड़क मार्ग का समय है वो 1.5 से 2 घंटा लगता है। ठीक है, और रेल मार्ग से ये 50 से 60 मिनट लगता है और जल मार्ग से यात्रा करने पर ये 30 से 50 मिनट में पूरी हो सकेगी। ठीक है, वाटर टैक्सी की सेवाएं दक्षिण मुंबई में मझगांव स्थित डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होगी तथा नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के आसपास के स्थानों को जोड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2021-22 के राष्ट्रीय आय एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान और पहला अग्रिम अनुमान में संशोधन किया गया है जो 7 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। देखा जाए तो 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा चालू वित्त वर्ष 21-22 की तीसरी तिमाही मतलब अक्टूबर-दिसंबर में विभिन्न क्षेत्र और उप क्षेत्र के निष्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध हो जाने से इस वित्तीय वर्ष राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। तो देखा जाए तो ये जो दूसरा जारी हुआ है 2020-21 और 21-22 का राष्ट्रीय आय का संबंधित, तो पहले हम लोग देखते हैं स्थिर मूल्य पर। 2011-12 का स्थिर मूल्य जो बेस है उस पर देखा जाए तो बेस रेट जो 2011-12 है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो जीवीए मतलब मूल कीमतों पर मूल्यवर्धन यानी बेसिक प्राइस, जीवीए एट बेसिक प्राइस, तो ये देखा जाए तो 28 फरवरी 2022 का जो आंकड़ा है वो है 136.25। ठीक है, 136.25 जो कि 8.3% का इसमें वृद्धि है। फिर आपको नेट टैक्स ऑन प्रोडक्शन मतलब उत्पादन पर जो निवल कर है वो 11.47 है। ठीक है, और
सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है वो 147.72, जिसमें 8.9% का वृद्धि दिखाया गया है। ठीक है, ये 147.72 जो है वो लाख करोड़ रुपए में है। ठीक है, फिर आपको राष्ट्रीय आय, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, नेट नेशनल इनकम, वो है 125.53 लाख करोड़ रुपए, और ये 8.8% का वृद्धि है। फिर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम अगर हम लोग देखें तो ये है 91,723 करोड़, यानी 7.8% का वृद्धि है इसमें। अब देखते हैं हम लोग करंट प्राइस पे, मतलब प्रचलित मूल्यों पर अगर हम लोग देखें तो जीवीए एट बेसिक प्राइस जो है वो है 213.57, मतलब इसमें 18.3% का वृद्धि हुआ है करंट प्राइस में। और नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन पर अगर नेवल प्रोडक्शन देखें हम लोग तो ये है 22.87। फिर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी आपको आता है 236.44, यानी कि 19.4% की वृद्धि। फिर है आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय हो गया आपको 205.8। फिर है आपको पर कैपिटा इनकम, यह है 1,49,848 रुपये, यानी कि 18.1% का वृद्धि हुआ है पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें तो जो 2021-22 का जो भारत का जीडीपी वृद्धि के संबंध में दिया गया संस्था और एजेंसी को अनुमान, सभी संस्था और एजेंसियों का अनुमान जो लगाया गया है जीडीपी की वृद्धि में, तो एनएसओ के द्वारा 8.9% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और आरबीआई के द्वारा 9.2% का, आईएमएफ के द्वारा 9% का, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 8.7% का। फिर आपको संयुक्त राष्ट्र का जो है वो है 9%, और एसबीआई का है 8.8%। ठीक है, और मूडीज का है 9.3%। ये आंकड़ा दिया गया है अनुमान, सेकंड अनुमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंदौर में एशिया के सबसे बड़े गोबरधन यानी बायो सीएनजी संयंत्र का लोकार्पण हुआ। तो ये 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशिया का सबसे बड़ा गोबरधन मतलब बायो सीएनजी संयंत्र का मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थित है, उसका लोकार्पण किया गया। ठीक है, अब क्षमता जो है इसका प्रतिदिन 550 टन का है। 550 टन अलग अलग किए हुए जो गीला कचरा होगा, जैविक कचरा, उसको ट्रीट करने का क्षमता है इसको। ठीक है, और इस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 100 टन जैविक खाद और लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी का उत्पादन होता है। ठीक है, होने का संभावना है। अब जब इतना प्रोडक्शन होगा सीएनजी का तो न्यूनतम 50% भाग जो है वो इंदौर नगर निगम ही खरीद लेगी, और जिसमें 400 सिटी बसें सीएनजी पर चलाई जाएंगी। ठीक है, और सीएनजी की जो शेष मात्रा होगी वो होगी खुले बाजार में बेचने के लिए, यानी कि ओपन मार्केट में, और जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित इस संयंत्र से कोई रद्दियां सृजित नहीं होगी। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट्स की ओर, जिसमें पहला है विश्व बैंक के उपाध्यक्ष, तो ये बने हैं जुनैद अहमद, जो कि विश्व बैंक के भारत के प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट है टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर पुनर्नियुक्त, ये हुए हैं एन चंद्रशेखरन। 5 वर्ष के लगातार कार्यकाल के लिए ये एन चंद्रशेखरन चुने गए हैं। फिर नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन पुनर्मनोनीत हुए हैं हसमुख अद्या, 2 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए। फिर नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं एस किशोर। यूजीसी के जो चेयरमैन बने हैं वो हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अब जेएनयू के जो नए कुलपति हैं वो हैं प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुरी पंडित, और एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, और सीबीएसई के नए चेयरमैन ने अतिरिक्त प्रभार मिला है विनीत जोशी को। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा
समन्वयक मतलब नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो ये बने हैं जी अशोक कुमार। वाइस एडमिरल हैं, सेवानिवृत्त हैं। फिर है तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक, तो ये बने हैं एस उन्नीकृष्ण नायर। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सलाहकार परिषद के नए सदस्य, तो ये बने हैं संजीव सान्याल। और नेक्स्ट है कि देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये बने हैं विक्रम मिश्री। और सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन, तो ये बने हैं माधवी पुरी बुच। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब मूव करेंगे हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है ESPN क्रिक इन्फो क्रिकेट पुरस्कार 2021। तो ये ESPN क्रिक इन्फो जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसका 10 फरवरी को घोषणा किया गया, जिसमें पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग में दिया गया है ऋषभ पंत को, भारत के हैं, और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 89 रन की अविजित पारी के लिए दिया गया है। फिर नेक्स्ट है पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ ODI बैटिंग, तो ये फकर जमान जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्हें दिया गया है। और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बॉलिंग, तो ये कायल जेमिसन को दिया गया है, न्यूजीलैंड के हैं। और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ ODI बॉलिंग दिया गया है साकिब महमूद को, जो कि इंग्लैंड के हैं। और सर्वश्रेष्ठ T20 बैटिंग में भी दिया गया जोस बटलर को, जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इसमें आगे है सर्वश्रेष्ठ T20 बॉलिंग, ये दिया गया है शाहीन अफरीदी को, पाकिस्तान के हैं। और महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ बैटिंग दिया गया है बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, और महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग दिया गया है केट क्रॉस को, जो कि इंग्लैंड के हैं। एसोसिएट बैटिंग में देखा जाए तो ये दिया गया है गेरहार्ड इरास्मुस को, जो कि नामीबिया के हैं। और एसोसिएट बॉलिंग दिया गया है रूबेन ट्रम्पलमैन को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर ये हुए ओली रॉबिन्सन, जो कि इंग्लैंड के हैं। और कैप्टन ऑफ द ईयर केन विलियमसन को दिया गया है, न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2022। तो देखा जाए तो 12 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियां निकली थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को, जिसका थीम था एक जिला एक उत्पाद और काशी। द्वितीय पुरस्कार दिया गया है कर्नाटका को, जिसका थीम था पारंपरिक हस्तशिल्प के पालन। फिर तृतीय पुरस्कार दिया गया है मेघालय को, जिसका थीम है मेघालय के 50 वर्ष के राज्य का दर्जा। और तीनों सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल दिया गया है भारतीय नौसेना को। अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुने गए हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों की श्रेणी में जो झांकियां थी वो दिया गया है शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियां को संयुक्त रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला है चेन्नावीरा कानवी, जो कि कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री चेन्नावीरा कानवी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है बप्पी लहरी, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार गायक बप्पी लहरी का मुंबई के एक अस्पताल में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है राहुल बजाज, पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने उद्योगपति राहुल बजाज का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग पुस्तकें यानी बुक्स की ओर। तो पहला है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, इसके लेखक हैं शशि थरूर। फिर नेक्स्ट है सनराइज ओवर अयोध्या, इसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। फिर नेक्स्ट है एटॉमिक हैबिट्स, इसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। फिर नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग विविध की ओर, जिसमें पहला है भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास मिलन 2022। तो देखा जाए तो ये 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास मिलन का 11वां संस्करण का विशाखापट्टनम के तट पे संपन्न हुआ। अब इसका थीम था सौहार्द एकजुटता सहयोग। ठीक है, और मिलन 2022 में भाग लेने वाले देशों की कुल संख्या थी 40 से अधिक। ठीक है, और ये 2 चरण में संपन्न हुआ। पहला चरण था बंदरगाह चरण, जो कि 25 से 28 फरवरी को संपन्न हुआ, और दूसरा चरण 1 से 4 मार्च को संपन्न हुआ।
ठीक है, आगे देखें। अब हम लोग मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है कि बिहार के साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज। तो देखिए 18 से 19 फरवरी 2022 को कोलकाता में मिजोरम के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में 341 रन की पारी खेली और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में 13 शतक बनाने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है महिलाओं की भारत न्यूजीलैंड ओडीआई श्रृंखला। तो ये 5 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला हुई जिसमें न्यूजीलैंड 4-1 से जीत गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत वेस्ट इंडीज श्रृंखला 2022। तो ये फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज की टीम 3 ओडीआई और 3 टी20 मैच खेलने भारत आई थी। दोनों श्रृंखला में विजेता रहे भारत 3-0 से और ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए प्रसिद्ध कृष्णा और टी20 में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए सूर्य कुमार यादव। और इस श्रृंखला में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले ओडीआई मैच में भारत का 1000वां ओडीआई मैच था और भारत की टीम का जो कप्तान थे वो थे रोहित शर्मा। और नेक्स्ट है भारत श्रीलंका श्रृंखला। तो ये देखा जाए तो भारत की दौरे पर आई थी श्रीलंका की टीम और विजेता रहा भारत 3-0 से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत 5वीं बार आईसीसी के अंडर 19 विश्व कप के विजेता। तो ये 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 को आईसीसी के 14वें अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन वेस्टइंडीज की मेजबानी में हुआ और भारत जो विजेता रहा। ठीक है, और ये 5वीं बार विजेता रहा, अंडर 19 विश्व कप का विजेता 5वीं बार रहा, 2000, 2008, 2012, 2018, 2022। और उप विजेता रहा इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए डिवॉल्ट ब्रेकविक्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, 506 रन मारे थे इन्होंने। और भारतीय टीम के कप्तान जो थे वो थे यश ढूल। ठीक है, और अंडर 19 विश्व कप का आयोजन जो है वो 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021। तो ये 9 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के अफ्रीकी फुटबॉल महासंघ के पुरुषों के वर्ष 2021 के 33वें अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का आयोजन कैमरून की मेजबानी में संपन्न हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप की 24 टीमें इसमें शामिल हुई थी जिसमें सेनेगल ने जीत हासिल किया और सेनेगल ने 65 वर्ष के इतिहास में पहली बार जीत हासिल किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टाटा महाराष्ट्र ओपन 2022। तो देखा जाए तो 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी को दक्षिण एशिया में एटीपी का एकमात्र टूर्नामेंट टाटा महाराष्ट्र ओपन पुणे में खेला गया। युगल विजेता रहे रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन भारत के, और युगल के उप विजेता रहे ल्यूक सेवेल और जॉन पैट्रिक स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। एकल विजेता रहे जोआओ सूसा पुर्तगाल के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोटरडम ओपन 2022। तो ये 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2022 तक एटीपी के रोटरडम जो नीदरलैंड में है संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता रहे फेलिक्स ऑगर ओलियासीमे जो कि कनाडा के हैं और उप विजेता रहे स्टेफानसो सित्सिपास जो कि ग्रीस के हैं। और युगल में विजेता रहे रॉबिन हाशे व माथवे मिडिलकुप जो कि नीदरलैंड के हैं और उप विजेता रहे लॉयड हैरिस दक्षिण अफ्रीका के और टीम पोट्स जर्मनी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि मैक्सिको ओपन 2022 राफेल नडाल का 51वां एटीपी खिताब। अब देखा जाए तो फरवरी 2022 को मतलब 21 से 26 फरवरी 2022 को एकापुल्को मैक्सिको में पुरुषों की 29वीं ओपन टेनिस संपन्न हुआ। ठीक है, और एकल पुरस्कार के विजेता रहे राफेल नडाल स्पेन के हैं और उप विजेता रहे कैमरून नूरी। ठीक है, फिर युगल में रहे फेलिसियानो लोपेज स्पेन के और स्टेफानोस सित्सिपास ग्रीस के विजेता रहे और उप विजेता रहे मार्सेलो एरेवालो एल सल्वाडोर के और जीन जूलियन रोजर नीदरलैंड के उप विजेता रहे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022। तो देखा जाए तो 14 से 19 फरवरी को महिला वर्ग और 21 से 26 फरवरी को पुरुष वर्ग के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में हुए। ठीक है,
अब देखा जाए तो दुबई जो ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप है 2022 का, उसमें विजेता, तो एकल में जो विजेता रहे, एकल पुरुष एकल में विजेता रहे आंद्रे रुबलेव जो कि रूस के हैं, और उप विजेता रही जिरी वेसेली चेक गणराज्य के। ने महिला एकल में विजेता रही येलेना ओस्टापेंको जो कि लातविया के हैं, और उप विजेता रहे वेरोनिका कुदेर्मेतोवा रूस के। पुरुष युगल में विजेता रहे टिम पुड्स जर्मनी के और मेसल वीनस न्यूजीलैंड के। उप विजेता रहे निकोला मैक्टिक और मेट पेविक दोनों क्रोएशिया के। महिला युगल में विजेता रहे वेरोनिका कुदेर्मेतोवा रूस के और एलिसे मार्टेंस बेल्जियम के। उप विजेता रहे ल्यूडमिला किचेनोक यूक्रेन के और येलेना ओस्टापेंको लातविया के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022। ये 15 से 20 फरवरी 2022 को मलेशिया में शाह आलम सिटी में आयोजन हुआ। पुरुष वर्ग में प्रथम 3 स्थान देखा जाए तो ये पहले स्थान पर रहा मलेशिया, दूसरे पे इंडोनेशिया और तीसरे पे सिंगापुर। और महिला वर्ग में जो प्रथम 3 स्थान है वो है इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मलेशिया का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। तो सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है जो कि 7 से 13 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ भुवनेश्वर में। पुरुष वर्ग में खिताब रहे हरियाणा के और महिला वर्ग में खिताब जीता केरल ने। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि भारत के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंदा ने एक मुकाबले में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। ठीक है, ये 21 फरवरी 2022 को भारत के 16 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शतरंज के खेल में मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित किया, और ये तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन के विरुद्ध कोई मैच जीतने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्ष 2023 के सत्र की मेजबानी भारत को मिली। तो देखा जाए तो एक समिति के 140वें वार्षिक सत्र की ये बैठक मई-जून 2023 में मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में होनी है। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रस्ताव को आईओसी के फरवरी 2022 में बीजिंग में 139वें सत्र में स्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2022 का क्रॉनिकल के वीडियो जल्दी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। हमारी वेबसाइट पे आपको टेलीग्राम पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी है, वहाँ से आप वेबसाइट देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।